हेलो बच्चों, क्लास 11 केमिस्ट्री की इस क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो बच्चों, आज के सेशन में हम अपने रिवीजन सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। ओके बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो एलिमेंट है उसका नाम है क्रोमियम। हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे कि उसके इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से अरेंज हैं। क्रोमियम, इसका परमाणु क्रमांक है 24 और इसमें इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से रखा जा सकता है 2, 8, 13 एंड 1, यानी पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में 13 और चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब राइट साइड देखिए, राइट साइड हम इसे ऑबो के नियम के हिसाब से इसके इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं जी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5, ना कि 4s2, 3d4। तो बच्चों, यहाँ पर आपको नीचे दो टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई दिए जा रहे हैं, एक जो लेफ्ट साइड में है, दूसरा जो राइट साइड में। लेफ्ट साइड में अगर आप सबसे नीचे की ओर देखेंगे तो वहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। जस्ट आप राइट साइड में देखिए, राइट साइड में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है। यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सही है। चलिए, अब क्वेश्चन रेस होता है कि क्रोमियम का इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों हुआ, जबकि हम तो पहले वह जैसे ही रूल को फॉलो कर रहे थे। तो इसका आंसर है पूर्ण और अर्धपूर्ण कक्षक का स्थायित्व। ठीक है, चलिए अब इसे देखते हैं क्या है। देखो, जब क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है तो 4s कक्षक में हम जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं। 4s में जो इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, हम उसे 3d कक्षक में भर देते हैं। चूँकि हम ये जानते हैं कि कोई भी कक्षक अगर पूरा रूप से भरा रहता है या आधे रूप से भरा हो तो वो कक्षक स्थायी हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो इस ही कारण से 4s में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 3d कक्षक के 5वें ऑर्बिटल में वो चला जाता है, जिससे ये 3D कक्षक अर्धपूर्ण हो जाता है। तो ये कक्षक स्थायी हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा परमाणु स्थायी हो जाता है। इसी कारण से 4s कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 3D कक्षक में चले जाते हैं, ताकि इनका जो कक्षक है वो स्थायी हो सके। सो बच्चों, हमारा जो टॉपिक है अब वो स्टार्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे बोला जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, जहाँ पर हम फोटो टर्म यूज़ करते हैं मीन्स वहाँ पर हम प्रकाश की बात कर रहे हैं। अब अगर हम प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश का सबसे बेहतर स्रोत होता है सूर्य। जब सूर्य जब सूर्य से ये प्रकाश पृथ्वी की ओर आता है तो इस प्रकाश में विद्युत और चुंबकीय दोनों ही गुण पाए जाते हैं। ये जो प्रकाश होता है एक तरंग के रूप में, तरंग यानी वेव के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है। अब ये जो विद्युत और चुंबकीय दोनों गुण होते हैं, ये विद्युत और चुंबकीय दो तरंग उत्पन्न करते हैं। ये दोनों तरंगे आपस में लंबवत गति करती हैं। इसी कारण से प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। तो बच्चों,
सूर्य से प्रकाश एक तरंग के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है। इसमें से इस प्रकाश की कुछ की आवृत्ति कुछ की ज़्यादा होती है, कुछ की आवृत्ति कम होती है, कुछ की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा और कुछ की तरंगदैर्ध्य कम होती है। असल में इसी प्रकाश को ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सबसे पहला जो स्पेक्ट्रम है उसे कहा जाता है रेडियो तरंग यानी रेडियो वेव्स। असल में इसकी जो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और यह काफ़ी लंबी दूरी तक यह सिग्नल देने का काम करती है। इसका प्रयोग रेडियो स्टेशन में किया जाता है। इस प्रकार से रेडियो तरंग वर्क करती है। इसके बाद जो तरंग होती है जिसकी तरंगदैर्ध्य इस रेडियो तरंग से कम होती है उसका नाम है माइक्रो तरंग, जिसका उपयोग खाना बनाने में साथ ही साथ मोबाइल सिग्नल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, आगे की जो तरंग है जिसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है उसका नाम है इंफ्रारेड तरंगे। इंफ्रारेड तरंगे जो कि गर्मी देने का काम करती है, साथ ही साथ इसका टीवी रिमोट में इस तरंग का प्रयोग किया जाता है। इन सब के बाद जो तरंग पाया जाता है उस तरंग का नाम है दृश्य प्रकाश तरंगे। दृश्य प्रकाश तरंगे वही तरंगे हैं जो कि रंग देने का काम करती है। इस रंग देने के साथ ही साथ इसी के कारण से हमें कलर पता चल पाता है। इसी रंग को ही श्वेत प्रकाश कहा जाता है। इसी प्रकाश को हम नग्न आँखों से असल में देख पाते हैं। दृश्य प्रकाश के बाद जो हमारी जो तरंग होती है उसको हम देखना शुरू करते हैं। दृश्य प्रकाश के बाद की जो तरंगे स्टार्ट होगी उसकी जो वेवलेंथ रहती है वह दृश्य प्रकाश से कम होती चली जाती है। इसका नाम है अल्ट्रावायलेट किरणें। अल्ट्रावायलेट किरणें विटामिन डी देने का काम करती है। इसके बाद आती है एक्सरे किरणें जिसकी जो वेवलेंथ कम रहती है। एक्सरे किरणें का उपयोग जो किया जाता है वह शरीर के लिए प्रयोग होता है। ऑब्वियसली बात है, एक्सरे को निकालने के लिए इस एक्सरे किरण का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे किरणें का प्रयोग होता है जिसकी वेवलेंथ कम होती है। इसके बाद आता है गामा किरणें जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, आवृत्ति सबसे अधिक। इसका प्रयोग जीवित कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम वर्क करता है। आई होप बच्चों अब आप समझ चुके होंगे कि तरंग क्या है। असल में प्रकाश तरंग के भांति ही पृथ्वी पर पहुंचता है। तरंग की संरचना या उसके गमन की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि वह अप एंड डाउन में ट्रैवल करता हुआ पहुंचते चले जाता है। अब आपसे इसमें टॉपिक बनता है तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं कि हमें तरंग दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो दो ऊपरी संरचना जो बनी हुई है उसकी शीर्ष वाले पोर्शन को नहीं, टॉप वाले पोर्शन को कहा जाता है क्रेस्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है श्रृंग। दो श्रृंग के बीच की दूरी या फिर नीचे क्या दिया है ट्रफ, ट्रफ जिसे हिंदी में बोला जाता है गर्त, या दो गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। नेक्स्ट आपका जो टर्म होता है उसे कहा जाता है आयाम, जिसे ए से प्रदर्शित किया जाता है। इस आयाम को एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है। ठीक है, अब आयाम का डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। जब हमारा तरंग अपने नॉर्मल पोजीशन यानी ना ही वो ऊपर ना ही वह नीचे ट्रैवल करेगा, जब हमारे आयाम का अपने नॉर्मल पोजीशन से ऊपरी या निचली पोजीशन तक की दूरी यानी कि श्रृंग की ऊंचाई और गर्त की गहराई तक की जो दूरी रहती है उसको कहा जाता है आयाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऊपर साइड में दिखाया गया है जो कि किसको शो करता है, श्रृंग की ऊंचाई को। अब आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड नीचे साइड पे दिखाया गया है, उसे क्या बोलेंगे, नीचे साइड के पोर्शन को क्या कहा जाता है, गर्त। गर्त की गहराई को क्या बोला जाएगा, आयाम। श्रृंग की ऊंचाई को कहा जाता है आयाम। ओके, ओके लेट्स सी। अब हमारा टॉपिक है आवृत्ति। आवृत्ति, इसका डेफिनेशन ये है
1 सेकंड में गुजरने वाले तरंग की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। इसे न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा नाम से ही अब जान लीजिए, फोटो मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। विद्युत मतलब हो जाएगा कुछ प्रकार से इलेक्ट्रॉन का निकलना, और इफेक्ट मतलब हो जाएगा प्रभाव। तो अब इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, या सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, जब किसी धातु की सतह पर किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी प्रकाश को इंसिडेंट करवाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में धातु की वह सतह उस ऊर्जा को अवशोषित करने लगती है, और कुछ समय पश्चात ये धातु इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है यानी निकालना शुरू कर देता है। यही प्रक्रिया ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है, और ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को हर्ट्ज ने 1887 में किया था। ओके, तो बच्चों यहाँ पर सेटअप कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर धातु की 2 प्लेटें हैं, इनको जोड़ दिया गया है बैटरी से। अब करना ये है कि धातु की एक प्लेट पर प्रकाश का इंसिडेंट करवाया जाता है यानी प्रकाश दिया जाता है, जिससे कि धातु की सतह में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को पाकर उत्तेजित होने लगते हैं, और एक समय पश्चात ये इलेक्ट्रॉन ही धातु की सतह से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है और आइंस्टाइन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। तो आइंस्टाइन ने ये बताया कि प्रकाश पुंज एक ऊर्जा के पैकेट के रूप में पाया जाता है, उसे उन्होंने फोटॉन का नाम दिया। अब उन्होंने इसके बारे में 2 बातें बताई। एक, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा समान होती है। दूसरा, एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। नेक्स्ट थिंग, दहली ऊर्जा क्या है। असल में दहली ऊर्जा किसी फोटॉन की वह ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रॉन के बंधन ऊर्जा को समाप्त करने के लिए आवश्यक हो जाती है। अब बंधन ऊर्जा क्या है? बंधन ऊर्जा वो ऊर्जा है जिस ऊर्जा से 2 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से फोटॉन की ऊर्जा को हम कहते हैं दहली ऊर्जा। तो अब हमें ये देखना है कि दहली ऊर्जा का मान कितना होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आपतित फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन यानी प्रकाश, ठीक है, आपतित फोटॉन की ऊर्जा का मान दहली ऊर्जा के मान से हमेशा अधिक होना चाहिए। मैं आपको 3 कंडीशन बताती हूँ। पहली कंडीशन रहेगी कि यदि आपतित फोटॉन की ऊर्जा का मान दहली ऊर्जा के मान से कम है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। सेकंड थिंग, आपतित फोटॉन की ऊर्जा का मान दहली ऊर्जा के मान के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की कंडीशन में रहेंगे लेकिन निकलेंगे नहीं। तीसरी कंडीशन, यदि आपतित फोटॉन की ऊर्जा का मान दहली ऊर्जा के मान से अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। ओके बच्चों, अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक एक साइंटिस्ट है
जिन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे कहा गया प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। उन्होंने ये बताया कि कोई भी काली वस्तु यानी जो प्रकाश यानी ऊर्जा का अवशोषण करती है, ये वस्तु जब इस प्रकाश या ऊर्जा का अवशोषण कर लेती है तो उसके बाद ये ऊर्जा का उत्सर्जन करना शुरू कर देती हैं। लेकिन ऊर्जा का ये उत्सर्जन कंटिन्यूस ना होकर छोटे छोटे बंडल के रूप में होता है। ठीक है, इस छोटे छोटे बंडल को उन्होंने क्वांटा नाम दिया, क्वांटम क्वांटा, हमेशा ये बात याद रखिएगा। तो इस ऊर्जा के बंडल को उन्होंने क्वांटा नाम दिया और इस प्रकार से किसी क्वांटा की ऊर्जा का मान होता है E=h म्यू, जहाँ E उस प्रकाश की ऊर्जा की वैल्यू है तो म्यू प्रकाश की आवृत्ति है। तो ये है जो प्रकाश के कण के गुण को प्रदर्शित करता है। ऑब्वियसली बात है, हम हमेशा ये जानते रहे हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में पृथ्वी में पहुंचता है। तो प्लांक ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया उससे हमें ये पता चला है कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे बंडल के रूप में उत्सर्जित होगा। अब बंडल यानी एक तरह से कण के गुण को प्रदर्शित कर सकता है। तो इस प्रकार से उनके थ्योरी के द्वारा हमें पता चला कि प्रकाश में कण का गुण भी पाया जाता है। सो बच्चों, अब यहाँ पर एक नए साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है डी ब्रॉगली। जी हाँ, डी ब्रॉगली वो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये कहा कि जब प्रकाश में तरंग का गुण तो पाया जाता है, साथ ही साथ कण का भी गुण पाया जाता है। इस कण के गुण को हमने प्लांक क्वांटम सिद्धांत में देखा, राइट। अब उन्होंने ये बोला तो सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये तो कण हैं, तो इनमें भी तरंग का गुण पाया जाना चाहिए। तो उनके इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर उन्होंने आइंस्टाइन की द्रव्य ऊर्जा नियम और प्लांक क्वांटम सिद्धांत, इन दोनों नियम को एक साथ मिलाकर एक नया समीकरण प्रस्तुत किया जिसे कि डी ब्रॉगली समीकरण कहा गया। ये समीकरण क्या है? वो ये है, लैम्डा = h/mv, जहाँ लैम्डा तरंग दैर्ध्य है कण का और h है प्लांक क्वांटम सिद्धांत। प्लांक क्वांटम सिद्धांत यानी हमें वो प्लांक नियम से ही मिल गया है। m क्या है? m है द्रव्यमान कण का और v है वेलोसिटी यानी वेग उस कण का। तो इस प्रकार से चूंकि हम लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य किस में पढ़ते हैं? तरंग में। तो इस प्रकार से डी ब्रॉगली ने एक कण में भी तरंग के गुण को प्रतिपादित किया, तो इसे ही डी ब्रॉगली समीकरण कहा गया। चलिए अब हम हमारे जो लास्ट कॉन्सेप्ट है उसे देख लेते हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक ही समय पर हम उसके स्थान यानी वो कौन से पोजीशन पर है और उसके संवेग यानी उसके वेग को निर्धारित यानी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। एक ही समय पर किसी इलेक्ट्रॉन को हम एक साथ उसका पोजीशन और उसका वेग पता नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक डिराइव्ड किया इक्वेशन जिसको कहा जाता है del x × del p then h/4π, जहाँ पर del x उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को शो करता है यानी उसके स्थान को, तो वही जो h है प्लांक क्वांटम सिद्धांत को शो करेगा, और जो del p है, del p उस इलेक्ट्रॉन के समय को शो करता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, हम किसी एक ही समय पर किसी इलेक्ट्रॉन की सिर्फ एक ही बात को पता लगा सकते हैं, या तो हम उसके स्थान को पता लगा सकते हैं या तो उसके वेग को पता लगा सकते हैं। एक साथ दोनों को एक ही समय पर पता लगाना असंभव है। ओके बच्चों, तो चलिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। चूँकि हमें पता है इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का पोजीशन यानी स्थान और वेग को एक ही समय पर पता नहीं लगाया जा सकता है,
तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं। यहाँ पर एक रिसीवर और एक एमिटर रखा गया है। एमिटर में से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वही रिसीवर में से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से पोजीशन में पाया गया है। तो अब यहाँ पर होगा कुछ यूँ कि एमिटर में से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकलते हैं और वो रिसीवर के किसी एक भाग या किसी पॉइंट पर जाकर चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम इलेक्ट्रॉन का वेग भी पता लगा सकते हैं और साथ ही साथ हम इलेक्ट्रॉन उस रिसीवर के कौन से भाग में प्रेजेंट है, कौन से स्थान में, हम वो भी पता लगा सकते हैं, वो भी एक ही समय पर। नेक्स्ट कंडीशन में कुछ ऐसा होता ये है कि इस इलेक्ट्रॉन पर फोटोन का इंसिडेंट करवा दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एक अनिश्चित वेग से जाता हुआ वो जो हमारे रिसीवर है उसके एक भाग पर चले जाता है। उसकी पोजीशन को हम पता नहीं लगा सकते कि वो XYZ कौन सी पोजीशन पर है, या तो हम वेग पता लगा पाएंगे या तो उसका स्थान।